Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to new chapter that is genetics. Very interested chapter जो कि पिछले कई दिनों से आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जेनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर ले, तो मैंने आज स्टार्ट करना है। आप जानते हो जेनेटिक बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन एक दूसरे के साइनोनिम्स है, लेकिन मामूली सा फ़र्क जो मैं खुद कंसिडर कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो। इनहेरिटेंस यानी कि जब पेरेंट्स से अपने बच्चों में यानी उनके बच्चों में खसूसियात चले जाते हैं, यानी कि उनसे करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं अपने बच्चों के अंदर। यानी ये माँ बाप है, उनसे जब बच्चे उनके पैदा होते हैं तो उन दोनों के करेक्टर्स उनके अंदर आ जाते हैं। इसको मैं इनहेरिटेंस कंसिडर करता हूँ। जिस मटेरियल के थ्रू होता है इसको मैं हेरिडिटी का नाम देता हूँ, यानी कि वो जीन्स हो सकते हैं, वो डीएनए हो सकता है। अक्सर हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी या इनहेरिटेड मटेरियल है, सही। तो इस वजह से दोनों, बल्कि दोनों का एक ही मतलब है कि जब माँ बाप से उनके बच्चों में खसूसियात ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इस फिनोमेना को हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं, और इनके स्टडी को हम कलेक्टिवली जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स दरअसल में सब उसके जो क्लासिकल जेनेटिक्स भी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो अमूमन हम पढ़ते हैं वो क्लासिकल जेनेटिक्स है, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल मरहूम ने हमें यह सिखाया था या उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। अनफॉर्चुनेटली जब वो पैदा हुए थे उन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। उस ज़माने में लोगों ने बिल्कुल उसके काम को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, उस ज़माने में इग्नोर कर दिया था। यानी कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये 1822 में पैदा हुए थे, उसके अबू चर्च में थे। आप ये सारे स्टोरीज़ आपको पता है, बुक्स के अंदर लिखे हैं। 1884 में उसकी पोतगी होती है, सी वाइना के अंदर उसकी वो उसको बरीड किया जाता है ऑस्ट्रिया के अंदर। तो इस एज के दरमियान यानी कि तकरीबन 1866 के अंदर उन्होंने अपने कुछ पेपर्स पब्लिश किए या उन्होंने अपने थीसिस डिपेंड किए। उसके अंदर उन्होंने जीन्स या इनहेरिटेंस की बात की थी, लोगों ने उसको इग्नोर किया था, जबकि 1900 के बाद उसका काम जो है वो सराहा गया और उसको एक लक़ब दिया गया जिसका मतलब है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि ये लक़ब उसको दिया गया। इसके कब्र के ऊपर वो लिख लिया लोगों ने, लेकिन बाद में क्या फ़ायदा, उसकी ज़िंदगी में लोगों ने बिल्कुल इसको लिफ्ट तक नहीं कराया। तो जेनेटिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, उसको आज पढ़ते हैं। सबसे पहले जीन क्या है, ये जो इनहेरिटेंस है या हेरिडिटी है, इसका फंक्शनल यूनिट जो है वो जीन्स है, सही। जीन या जीन्स, इसको यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा है, दोनों सही है, लेकिन खसूसन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यानी कि जब माँ बाप से करेक्टर्स उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वो है जीन या जीन्स। जीन्स कहाँ पर होते हैं? जीन्स डीएनए के अंदर होते हैं। यहाँ पर देखो, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रेड कलर के क्रोमोसोम्स है। सपोज क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बड़ा करके मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, इसके अंदर आप ग्रीन कलर का डीएनए देख रहे हो। जब डीएनए को हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स उसका, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, उन सेगमेंट्स को हम एक जीन का नाम दे सकते हैं। इस तरह भी नहीं है कि एक क्रोमोसोम एक जीन इधर एक इधर एक इधर। ये पहले भी मैं आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह समझा चुका हूँ पिछले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर अब देखो, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये जीन है और ये मुकम्मल एक डीएनए है। हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए होता है। अगर वो क्रोमोसोम इस शेप का हो, यहाँ पर देखो, इस शेप को हम कहते हैं मोनाड और इसको हम डायोड कहते हैं। फ़र्क क्या है? बिफोर रेप्लिकेशन या बिफोर सेल डिवीजन क्रोमोसोम अक्सर इस तरह होते हैं, लेकिन जब वो रिप्लिकेट कर रहे होते हैं, जब वो सेल डिवीजन करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को डुप्लीकेट करके इस तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए है, सही। तो इन डीएनए के अंदर जीन्स है। एक छोटे सेगमेंट, जो एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए का है, उसको हम जीन कह सकते हैं, सही। और यहाँ पर जीन के 2 पार्टनर्स भी होते हैं, बल्कि पार्टनर 2 ज़रूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उन पार्टनर्स को हम एलील्स कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स के फोटोकॉपीज़ है। अगर एक जीन है ब्लू कलर का, ये 2 रेड कलर का, उसकी एलील्स है। अगर इस जीन को मौका नहीं मिला एक्सप्रेशन करने का, एक्सप्रेस होने का, तो इस एलील को मिल जाएगा या इस एलील को मिल जाएगा। जिस तरह हमारे यहाँ तबलीग वाले कहीं जाते हैं तो वो फेयर की हालत में लोगों को बेचते हैं, ताकि अगर किसी को कोई मसला पेश हो तो दूसरा उसका हेल्प करता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अब देखो, इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, सही। तो ये एलील्स है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्टर।
फैक्टर क्या है? फैक्टर दरअसल जो जीन्स हम आजकल पढ़ते हैं, आज के ज़माने में हमने उसको जीन का नाम दिया, लेकिन मेंडल के ज़माने में मेंडल को जीन का नहीं पता था। उन्होंने कहा कोई फैक्टर है जो किसी चीज़ के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्होंने जीन को फैक्टर का नाम दिया था। यानी मैंने ओल्ड जेनेटिक अपने आप से इधर लिखा है। एक और टर्म यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसको बताने से पहले यहाँ पर देखो, ये 2 डायड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब 2 क्रोमोसोम्स का क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर के पोजीशन सेम आ रहा हो, एक ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल वाले जीन उनके ऊपर पड़े हो, यानी कि जीन लिंकेज, सही। तो वहाँ पर इस तरह जोड़े को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस। इन दोनों को नॉन होमोलोगस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, सही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सपोज ये यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, यानी एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसको हम लोकस कहते हैं। जीन का जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर, इसको हम लोकस कहते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोकाई कहते हैं। यहाँ पर एक और टर्म है होमोजाइगस और एक और टर्म है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस लफ्ज़ से ही जाहिर है, होमो मतलब सेम, जाइगस यहाँ पर क्या मतलब दे रहे हैं? अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर या किसी एक जोड़े के क्रोमोसोम के ऊपर जो एक मेल से आया है, सपोज ये वाला मेल से आया है, ये वाला फीमेल की तरफ से आया है, अगर इन दोनों के अंदर जिस काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल एलील्स है, अगर वो दोनों सेम हो, यानी इधर भी कैपिटल ए है, इधर भी कैपिटल है, इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। या अगर वहाँ पर कोई फ़र्क हो, ये कैपिटल है, इधर मैंने लिखा, इधर स्मॉल, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा। ये यहाँ पर देखो, अगर एक जीन है माँ की तरफ से आया, अबू की तरफ से आया है, सही, जी मैंने बड़ा लिखा है, ग्रीन आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अमी की तरफ से आया है, वो बी है, ब्राउन आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है, सही है। तो इस तरह के कंडीशन के अंदर, यानी कि जब जहाँ पर दोनों एलील्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, इसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। इन दोनों से रिलेटेड एक या 2 और टर्म्स है, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। इन दोनों में एक एक्सप्रेस होता है, एक सुप्रेस होता है, यानी कि एक एक्सप्रेस होता है, एक सुप्रेस। एक्सप्रेस मतलब एक अपने आप को जाहिर कर देता है, दूसरे को, एक गालिब हो जाता है, एक मगलूब हो जाता है। जो गालिब हो जाता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, वो जाहिर बज़ाहिरी हमें नज़र आ रहा होता है। जो सुप्रेस हो जाता है वो बेचारा रिसेसिव फॉर्म में रहता है। अक्सर हम जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन रिसेसिव को हम स्मॉल से लिखते हैं। इसके अलावा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस अगर आ जाता है, अगर हेटेरोजाइगस हो तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, सही। अच्छा, यहाँ पर भी आप इस तरह लिख सकते, ये हेट्रो है लेकिन ये होमो है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का एक और डिफरेंस भी बताता हूँ। जो रिसेसिव है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। सपोज यहाँ पर ये टी टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये टी डॉर्कनेस के लिए, यानी कि छोटापन के लिए। जाहिर सी बात है ये डोमिनेंट है, मैंने कैपिटल लिखा है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसको हम डोमिनेंट कहते हैं। ये सुप्रेस्ड होता है, इसको हम रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव, इसका ये मतलब है, सही। हेटेरोजाइगस मतलब दोनों सेम, दोनों डिफरेंट एलील्स, और जब होमोजाइगस है वो दोनों सेम रहते हैं। इसके अलावा आखिर चीज़ ये है कि एक जीनोटाइप है, एक फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है या फिनोटाइप क्या है? चलो मैं पहले फिनोटाइप बताता हूँ। फिनोटाइप, सपोज ये टी टालनेस के लिए, सही, ये टालने से, तो बज़ाहिर जो हमें कोई प्लांट, कोई चीज़ बड़ी नज़र आ रही होती है, तो ये टालने से इसका क्या है? इसका फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है, जो बज़ाहिर वो किस तरह दिख रहा होता है। लेकिन किस जीन की वजह से, किस एलील की वजह से ये बड़ा हुआ है, या वो एलील जो जिसकी वजह से ये इसका हाइट बड़ा है, वो होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस था, टी था या स्मॉल टी भी उसके साथ था। इस तरह जब हमने इस कंडीशन को डिस्कस करना है या देखना है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, इसको जीनोटाइप कहते हैं, यानी कि जेनेटिक मेकअप, जिस चीज़ की वजह से वो बना है। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने और दिया है, जी सी ग्रीन आइज के लिए सपोज रिस्पॉन्सिबल है, तो जो ग्रीन आइज हमें दिखाई दे रहे होते हैं वो फिनोटाइप है। जिस जीन के थ्रू, जिस जीन की वजह से वो ग्रीन आइज बने हैं, उसको जीनोटाइप कहते हैं। आगे जाकर हमने और बहुत सारे जेनेटिक्स के टर्म्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने होंगे। ख़ासकर मेंडल के 2 बड़े लॉज हैं उसको पढ़ने हैं,
क्रोमोसोम के ऊपर, वेरिएशंस के ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि जेनेटिक्स के अंदर हम वेरिएशंस भी पढ़ते हैं। वेरिएशंस क्या है, यानी कि बच्चे माँ बाप की तरह तो दिखते हैं लेकिन 100% नहीं, उसके अंदर डिफरेंस आते हैं। बल्कि वो तो ठीक है, सपोज़ ये 3 बच्चे उनके ये आपस में भाई भाई है ना, ये भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंसेस जो है ये वेरिएशंस है। वेरिएशंस भी इसके अंदर हम पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे 1 बाय 1। फिलहाल यही काफ़ी है, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।